एथिक्स क्लास 3, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन। ये डायरेक्टली प्लेटो की किताब रिपब्लिक से लिया गया है। रिपब्लिक में प्लेटो ने बताया था एलेगरी ऑफ द केव। एलेगरी ऑफ द केव क्या है? देखो, ये एकदम बेस्ट डायग्राम है। ये डायग्राम समझ गए तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों का जन्म एक गुफा में हुआ। उन्हें हमेशा से एक ही सच्चाई बताई गई, उन्हें कुछ परछाइयाँ दिखाई गई एंड उनको लगा यही पूरी दुनिया है। हाथी, घोड़े, इंसान, सब कुछ दिखाया गया। कौन दिखा रहा था उनको? सरकार दिखा रही थी। सरकार लोगों को एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव दिखाती है मीडिया के थ्रू, थ्रू वेरियस चैनल्स, कि यही सच्चाई है जो हम बता रहे हैं, राइट? तो परछाई के थ्रू सरकार लोगों को एक पर्टिकुलर ज्ञान देती रहती थी। लोगों का बचपन से लोग इसी ज्ञान को सुनते आ रहे हैं, उसी ज्ञान को आपस में डिस्कस करते हैं। उनको लगता है यही सच्चाई है, ये जो परछाइयाँ हैं ये परछाइयाँ नहीं है, यही दुनिया है, यही दुनिया है, ये लोग इस केव में बंद हैं। तो क्या आप इन लोगों को दोष दोगे? दोष नहीं दोगे यार, इनकी क्या गलती है इसमें? गलती इन बेचारों की क्या है? इनकी कोई गलती नहीं है, देर इग्नोरेंट। ठीक है, बच्चे की तरह हैं जिसमें इग्नोरेंस होती है, ज़्यादा कुछ को समझ नहीं होती। एक दिन इनमें से 2-3 लोग इस गुफा से भाग जाते हैं, बाहर आते हैं, और बाहर आके उनको सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उनको दिखता है कि एक्चुअली दुनिया ऐसी होती है। ठीक। ये लोग अंदर आते हैं, बताते हैं कि भी ये जो परछाइयाँ हैं ये परछाइयाँ नहीं है, एक्चुअल दुनिया तो कुछ और होती है। ठीक है, ये सूरज होता है, पेड़ होता है, उससे परछाई वगैरह बनती है, तो हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, सच्चाई ये है। बाकी लोग इन लोगों की बात नहीं मानेंगे। ये जो बाकी लोग हैं ये कहेंगे नहीं, ये अपने आप आर्गुमेंट ढूंढ लेंगे इन लोगों को गलत साबित करने के लिए। ये कहेंगे नहीं भाई यही सच्चाई है, हमें सच्चाई नहीं सुननी, तुम अपनी सच्चाई अपने पास रखो, मुझे जो पता है वो ही सही है, नो मोर डिस्कशन, बाय बाय, सी यू, टाटा। ठीक। समझ गए एग्जाम्पल? अब एग्जैक्टली ये सेंटेंस है, वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये बेचारे इग्नोरेंट लोग हैं, डार्कनेस का मतलब इग्नोरेंस है। बच्चे होते हैं, समझ नहीं होती, ऐसे बच्चे हैं, समझ नहीं है। ट्रेजेडी तो वो है जब ये लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मतलब अगर किसी को सच्चाई बताई जाए तो वो कहते नहीं, हमें सच्चाई सुननी नहीं है, हमारा इग्नोरेंस है, ठीक है, हम अपने इग्नोरेंस में ही अच्छे हैं, तो अपने सच में अच्छे रहो, खुश रहो, ठीक है, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। तो चाइल्ड अफ्रेड ऑफ द डार्क का मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन है जिसको डर है कि पता नहीं अंधेरे में क्या है, बाहर क्या है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैन अफ्रेड ऑफ लाइट का मतलब सत्य को एक्सेप्ट करने की उनमें क्षमता नहीं है। वो कहते हैं मुझे ट्रुथ को नहीं जानना है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि लोग क्यों रेजिस्ट करते हैं सच्चाई को जानना। एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है कि इस कमरे में अंधेरा हो रहा है और अलमारी के साथ में एक भूत छिपा हुआ है। तो आप उस बच्चे को कैसे समझाओगे? वो इग्नोरेंट बच्चा है बेचारा, अंधेरे से डर रहा है, आप उसको कैसे समझाओगे बेटा देख, एक काम करते हैं, लाइट खोल लेते हैं, सिंपल। मतलब फैक्ट्स फैक्ट्स को अपने सामने लाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, फैक्ट्स को अपने सामने लाते हैं, फिर देख लेंगे वहाँ पे भूत है या नहीं है। भूत हुआ तो मैं मान लूंगा बेटा तेरी बात को, सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं 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 नहीं, लाइट मत खोलो, लाइट मत खोलो, लाइट मत खोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है वो गलत है, लेकिन वो सच का सामना करना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है ले नहीं, लाइट मत खोलो प्लीज, लाइट मत खोलो। दैट्स द थिंग। ठीक। तो प्लेटो कहता है कि इग्नोरेंस को हम समझ सकते हैं, बच्चा है, नादान है, लेकिन जब लोग समझदार हो जाते हैं और तब भी कहते हैं कि मुझे सच नहीं जानना है, मैं अपनी दुनिया में ही ठीक हूँ, तो वो ट्रेजेडी है। इससे सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है, वो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है। इन लोगों ने रेजिस्ट क्यों किया, क्यों मना किया? ये लोग एक्साइटेड क्यों नहीं थे? अच्छा बाहर ऐसी दुनिया है, चलो चलो हम भी जाके देखते हैं। नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें बाहर नहीं जाना, जो है वो ठीक है। बिकॉज हमारा एक बिलीफ सिस्टम जो बन चुका है, कोई अगर उसको चैलेंज करता है तो हम ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है कि नहीं भाई नहीं, मेरे को नहीं सुनी तुम्हारी बात। ठीक। एग्जाम्पल देखो, कई लोग को नहीं पता होता कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है। इट्स ओके okay, उनकी गलती नहीं है। तो क्या करोगे? उनको समझाओ, उनको एविडेंस दिखाओ। क्लाइमेट चेंज पे तो भाई इतना सारा एविडेंस है, ठीक है ना, तो आप उनको एविडेंस दिखाओ। फिर भी वो कहेंगे नहीं नहीं, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर दैट इज़ अ रियल ट्रेजेडी। फिर सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, वो लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, खुद को भी हानि पहुंचाएंगे, हमें भी हानि पहुंचाएंगे। ठीक। इसी तरह से कोई बंदा बीमार पड़ जाता है और गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाते हैं, राइट? लेकिन अगर कैंसर हो गया, आपका इवन न्यूज़ में आता है कि लोगों को कैंसर हो जाता है, फिल्म सेलिब्रिटीज़ को भी, और वो कहते हैं कि मैंने बड़ी अजीब सी चीज़ें करी, मतलब दवाइयाँ भी ली बंदे ने और अपना यूरिन भी पी लिया खुद ही, और फिर कहते हैं कि मैंने यूरिन की वजह से ठीक हूँ, दवाई की वजह से ठीक नहीं हुआ। मतलब दिस इज समथिंग कि यार मैंने अब क्या बताऊँ आपको, सिंपल और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने चार चीज़ें ली हैं,
हाउ कैन यू से कि आप किस वजह से ठीक हुए हो? वो तो जब बड़े स्केल पे एक्सपेरिमेंट करोगे तभी बता सकते हो ना कि कौन सी दवाई इफेक्टिव है, कौन सी दवाई इफेक्टिव नहीं है। आप कहोगे मैं तो यूरिन पी के कैंसर ट्रीटमेंट कर लिया मैंने अपना। तो दैट इज ऑल स्यूडो साइंस। तो लोग सच जानना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हम अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में ही खुश हैं। अब इस चीज़ का आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या देखना होता है जब एग्जाम्पल सोचने होते हैं एग्जाम के अंदर? पेस्टेल, हैकी, इन फ्रेमवर्क्स के बारे में सोचना होता है। तो पॉलिटिकल एग्जाम्पल देखो जहां पे ट्रुथ अनकंफर्टेबल है। मेन थीम क्या है यहाँ पे? मेन थीम ये है कि ट्रुथ जो है वो अनकंफर्टेबल है। ट्रुथ अनकंफर्टेबल है, आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को हटाता है, इसीलिए चैलेंज करता है, इसलिए आप ट्रुथ को नहीं सुनना चाहते हो, आप सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हो। ठीक है। पॉलिटिकल एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका? जैसे चाइना है, वहां पे क्या होता है? इलेक्शंस मैनिपुलेट होते हैं, एक ही पार्टी को फेवर किया जाता है, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है, जो थोड़ा सा बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं नहीं जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। लोग चैलेंज ही नहीं करते, रिवोल्ट ही नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, कहते हैं छोड़ यार दिक्कत होगी, मुझे मेरे परिवार को दिक्कत होगी, चुप बैठते हैं आराम से, सब सही चल रहा है ना, चलने दो। हालांकि चीजें गलत चल रही हैं, बट दे थिंक कि नहीं यार सही चीजें चल रही हैं, सही चीजें चल रही हैं, मैं बाहर जाऊं ही क्यों, क्या ही जरूरत है बाहर जाने की, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है ना, बस बहुत है। इकोनॉमी में, इकोनॉमी ऊपर जाती है नीचे आती है, इकोनॉमिक सिनेरियो बदलता रहता है। लेकिन अगर कोई सरकारी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि यार हालात ठीक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो सरकार मना करते हम तो नहीं मानते। मतलब सरकार सरकारी डिपार्टमेंट की ही बात नहीं मान रही है। राइट। तो जैसा पीएलएफएस रिपोर्ट 2017-18 में हुआ था, उसमें दिखाया कि उसमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो सरकार ने कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। और एक मंत्री ने तो ये भी कह दिया था ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर जब इलेक्शन हो गए उसके बाद सरकार ने क्वाइटली उसको एक्सेप्ट कर लिया। सोसाइटी में इक्वालिटी तो बहुत ही बेसिक सी बात है, सब लोग पढ़ ही रहे हो जब से एस्पिरेंट बने हो कि देयर इज इक्वालिटी इन इंडिया, देयर शुड बी इक्वालिटी इन इंडिया। तो हमें सबको पता है कि दलित और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं होता, दलित और ब्राह्मण बिल्कुल सेम है। लेकिन पब्लिकली बोलो पिटाई हो जाएगी। तो लोग सच मानने को तैयार नहीं है। हमें पता है कि सारे इंसान बराबर हैं, लेकिन अगर पब्लिकली बोलोगे तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रादर आपको चार गालियां पड़ेंगी कि तुम कैसे बराबरी कर सकते हो एक ब्राह्मण और दलित के बीच में। राइट्स में क्या होता है? राइट्स तो बहुत सारे हुए इंडिया के अंदर। क्या होता है? बंदे का धर्म देखा जाता है और फिर उसकी दुकान फूकी जाती है, उसके साथ एट्रोसिटीज करी जाती हैं धर्म पूछ पूछ के। ठीक है। और जब टेररिस्ट ने ये काम किया तो लोग कह रहे हैं यार 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसी ने धर्म पूछ के मारा है यार। मतलब दिस इज समथिंग कि सोसाइटी खुद का बिहेवियर नहीं देखती है, बट दूसरे का बिहेवियर देखती है। स्यूडो साइंस, हमारे एंशिएंट इंडिया में क्या था? नेट खोलो आपको आराम से मिल जाएगा कि एंशिएंट इंडिया में इंटरनेट था, बिल्कुल आपको गूगल दिखाएगा कि हाँ एंशिएंट इंडिया में इंटरनेट था, ब्रॉडबैंड था, 5G नहीं 10G था एंशिएंट इंडिया में, न्यूक्लियर वेपन्स थे, आधी दुनिया में थी, कर भी दी थी, फ्लाइंग कार्स थी, सब कुछ था एंशिएंट इंडिया के अंदर। लेकिन सच क्या है? आपको पता है ना यार, पहले इंसान गुफा में रहता था, स्टोन एज आई, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, पता है ना? तो इसमें ये न्यूक्लियर वेपन्स और फिशन फ्यूजन रिएक्शन इंटरनेट ये सब कहाँ है? कोई सेंस बन रही है? सच्चाई पता है आपको, लेकिन फिर भी मान लेते हो कि नहीं यार हाँ था, ये सब था। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, हमें कोई ये चीज़ फीड करे जा रहा है, इसलिए हम सच को मानने को तैयार ही नहीं, हम खुद ही आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं नहीं नहीं जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। एनवायरमेंट, ट्रम्प तो भाई क्लियरली कहता है क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो एकदम मना कर देता है। दूसरी तरफ मालदीव्स जैसे देश डूबने की कगार पर हैं, लेकिन ट्रम्प कहता है नहीं नहीं क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये खत्म भी हो जाएगा ना मालदीव्स, तब भी वो कहेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हिस्ट्री में देखो, सरकारी वेबसाइट में लिखा हुआ है, बताया था मैंने आपको क्लास के अंदर पीटी की क्लास में, कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, विच इज रॉन्ग। जब हम लोग 2-3 मंजिला मकान बना रहे थे यहाँ पे, एक छोटा सा डॉकयार्ड बना रहे थे, वहाँ पे इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स बन चुके थे, जो कैसे बने थे हमें आज भी नहीं पता। तुम कैसे कह सकते हैं कि हम पहली सिविलाइजेशन थे? वो तो पता नहीं कितनी पुरानी सिविलाइजेशन थे, कब से वो लोग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहे थे। मेडिकल ट्रीटमेंट वाला एग्जांपल दे दिया मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी होगी अगर गांव में, तो भी लोग कहते हैं कि नहीं हमें झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाना है, वो बढ़िया ठीक करेंगे, क्योंकि मेरी पड़ोस वाली आंटी की चाची ने ऐसा कहा था। कल्चर, हमें पता है कि एनिमल सेक्रीफाइस रॉन्ग है, फायर क्रैकर से पोल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी हम ईद पे एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं। हमें पता है गलत है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि दुनिया में इस जगह इस समय कई जगहों पे बहुत ही इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, उनको जानबूझ के भूखा रखा जा रहा है, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ करी जा रही है,
कुछ लोगों की वजह से पूरी पॉपुलेशन को पनिश किया जा रहा है, लेकिन सब बढ़िया है। हम एक ब्लाइंड आई टर्न कर लेते हैं, हम सच का सामना करने को तैयार नहीं हैं। तो इन सब ये सब अच्छी-अच्छी बातें हैं सर, थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही हैं आपकी बातें, लेकिन सर एक बात बताओ, एज़ अ आईएएस ऑफिसर मुझे इन चीज़ों से क्या मतलब है? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और देश की डेवलपमेंट करूँगा, मुझे क्या मतलब है? बेटा अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो कोई तो मतलब होगा ना? तो बहुत मतलब है इस चीज़ का। अक्सर क्या होता है जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो हम एक ऑस्ट्रिच की तरह बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रिच को जब खतरा पता चलता है, वो खतरे का सामना नहीं करता बल्कि सैंड के अंदर अपना सिर डाल देता है। कहता खतरा है ही नहीं, खतरा है ही नहीं, कौन सा खतरा? कोई खतरा नहीं है भाई, सब सब बढ़ गया है। ठीक है? तो ऐसे हम लोग करते हैं। हम अपने आस-पास जो हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है, पता है कि करप्शन हो रहा है, पैसे खाए जा रहे हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, लेकिन हम एक ब्लाइंड आई टर्न कर लेते हैं। हम कहते हैं यार ठीक है जो चल रहा है चलने दो, मैं सच को नहीं मानने वाला हूँ। राइट? एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली ऑस्ट्रिच ऐसा कुछ नहीं करता है। वो जब खतरा होता है तो वो अपना सिर थोड़ा नीचे करता है और नीचे करके आसपास को ध्यान से देखता है, आसपास के माहौल को, कि मैं कैसे अटैक कर सकता हूँ, कैसे छिप सकता हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, स्ट्रैटेजी बनाता है गर्दन नीचे करके। वो सैंड के अंदर सिर नहीं डालता है, बट ठीक है, मिथ है, मतलब एक वैसी सेइंग है। लेकिन इस फ्रेज का मतलब समझ गए हो कि बरिंग हैंड इन द सैंड का मतलब ये होता है, बरिंग हेड इन द सैंड का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के। गवर्नेंस में क्या एप्लीकेशन है? डोंट फियर द लाइट, यू शुड नॉट बी अ मैन हु इज फियरिंग द लाइट, हु इज फियरिंग ट्रांसपेरेंसी। आप आरटीआई का पूरा इस्तेमाल करो, उसको दबाओ मत आरटीआई को। डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, आप उसको एक्सपोज करो। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, किसी ने एक बात बोली थी कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर अत्याचार कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो यानी कि आप इसकी साइड ले रहे हो। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके सपोर्ट में बोलना चाहिए। रादर आप चुप हो, चुप का मतलब आप इस बंदे की हेल्प कर रहे हो, राइट? सेम चीज़ होती है करप्शन में। अगर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, आप चुप बैठे हो, इसका मतलब यू आर प्रमोटिंग इट, you have taken the side of the corruption, you are choosing darkness, ignorance over light, that is transparency। डेटा का इस्तेमाल करो। अ, देश में तरक्की हो रही है नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, कैसे बताओगे? व्हाट्सएप पढ़ के या मीडिया चैनल देख के? जीडीपी से पता चलेगा ना यार, आप जीडीपी के नंबर देख लो, एज सिंपल एज दैट। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का 20 30 40 साल में क्या रहा है, उस समय क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आए थे, किन वजहों से ऊपर गया नीचे गया, आप सिंपली डेटा देखो। तो जो भी पॉलिसी फ्रेम करो उसमें डेटा बेस्ड एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ को लेके। ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ पॉलिसी फेलियर। आपने कोई पॉलिसी बनाई, पॉलिसी फेल हो गई, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, दैट इज परफेक्टली ओके। 10 एक्सपेरिमेंट करो, उनमें से अगर 2 3 फेल भी हो जाएं तो उनसे सीखो एंड आगे बढ़ो, राइट? ये काम होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम फेल हो ही नहीं सकते, हम तो हमेशा ही सक्सेसफुल हुए हैं, हमारी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, राइट? पीएलएफएस रिपोर्ट आई, उसमें दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो पूछो ना भाई क्यों बढ़ गई, क्या रीजन हो सकता है? डेटा को और एनालाइज करो, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि रिपोर्ट ही गलत है। ऐसी कोई रिपोर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती। कन्फ्रंट अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स अबाउट सोसाइटी। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर भी कुछ प्रिजुडाइजेस हैं, क्योंकि हम भी अपने परिवार में बड़े हैं, राइट? लेकिन जब हमें समझ हो गई है, हमने पढ़ लिख गए हैं, समझ में आ गया कि सब लोग बराबर हैं, ठीक है? समाज में इतनी ज़्यादा अशांति क्यों फैलती है, जब हम सारी ज्ञान हमें आ गया है, तो फिर ये ज्ञान हमें धीरे धीरे बाकी सोशल ग्रुप्स को समझाना चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टोटली गलत है, जेंडर इनइक्वालिटी गलत है। इंडिया की 50% विमेन हैं जो, इनमें से बहुत सारी जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, बट उनको काम करने नहीं दिया जाता है। अगर वो भी पार्टिसिपेट करें तो ऑब्वियसली इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी तेज हो जाएगी। ये तो बहुत सारी रिपोर्ट्स कह चुकी हैं। लेकिन फिर भी हम जेंडर इनक्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि ऐसा हो और उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो समाज को सुधारो। हिस्टोरिकली बहुत सारे लोगों ने समाज को सुधारने की कोशिश करी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, बहुत सारे लोग हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए पॉइंट्स नहीं होते हैं कि एग्जाम में लिखना है, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और इन एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे दे सकते हो, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप इन चीज़ों को लिख सकते हो यहाँ पे। कुछ सिमिलर कोट्स। ओनली दोज अफ्रेड ऑफ ट्रुथ सीक टू साइलेंस डिबेट। नहीं नहीं, हमें बात नहीं करनी बाहर वाली चीज़ की, हमें बात नहीं करनी बाहर क्या है। क्यों नहीं बात करनी है भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है
कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम इससे चैलेंज होगा, राइट? ओनली दोज अफ्रेड ऑफ लाइट सीक टू साइलेंस डिबेट। ट्रुथ सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। जो सच है वो है। ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू डिस्कवरी इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज अ इल्यूजन ऑफ नॉलेज। बाहर पेड़ है और सूरज है, पूरी दुनिया है, ये एक नई डिस्कवरी है। इसको आप डिस्कवरी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप इग्नोरेंट हो? नहीं, वो बेचारे लोग इग्नोरेंट थे जो केव के अंदर है। आप बाहर की डिस्कवरी इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपको पता है वही सच है। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ये तो कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाइए, जैसे कि आरटीआई एक्ट के थ्रू जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन अपने आप कम हो जाता है। आप किसी चीज को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आपको उसकी कमी ना पता हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई थी, यूपीएससी 1 साल बाद आपके आंसर बताता है, क्या आपके पास इतना टाइम बचता है ये देखने के लिए कि आपका कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आए थे? आप तो 1 साल में भूल भी गए होते हो कि मैंने एग्जैक्टली किस पेपर में क्या गलतियां करी थी। आपको धुंधली धुंधली चीजें ध्यान होती हैं, राइट? तो अगर इमीडिएटली आपको आंसर की दे दी जाए, आंसर बता दिए जाए, आपके मार्क्स बता दिए जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, राइट? तो जब तक आपको अपनी गलती ही नहीं पता, आंसर राइटिंग में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या दिक्कत है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? मुझे ये बताओ, कर सकते हो इंप्रूव? तो सोसाइटी में प्रोग्रेस कैसे होगी? जब तक सोसाइटी को सोसाइटी की गलती ना बताई जाए, बताओगे तो जूते पड़ेंगे। लेकिन अगर सोसाइटी को सोसाइटी की गलती नहीं बताई जाए तो सोशल प्रोग्रेस कैसे होगी फिर? पागल बनने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो झूठ है आप उसका उसको मान लो कि भाई झूठ है, और दूसरा कि आप सच को मानने को तैयार ही नहीं हो। ठीक है ना? एक है कि आपको झूठ बताया जा रहा है, आप उसको मान रहे हो, ठीक है, आप पागल बन रहे हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं तो पागल ही रहूंगा जी, मुझे तो सच जानना ही नहीं है, तो वो दूसरे तरह के पागल होते हैं। द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब जो लोग बेचारे अंधे हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है, लेकिन आपको तो भगवान ने आंखें दी हैं और तब भी अंधे बन रहे हो। आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं, चुप बैठे हो। इग्नोरेंस इज ब्लिस बट नॉलेज इज पावर। जो लोग ऐसे बेवकूफ अपने वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं ना, वो बड़े खुश रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है। और जिन लोगों के पास नॉलेज होती है, वो कुछ टाइम तो दुखी रहते हैं समाज की बुराइयां देख के, लेकिन जब उनको और अच्छे से नॉलेज आ जाती है, देन दे बिकम पावरफुल। जितने हमारे नेता हैं ना, दे वो लोग बेवकूफ़ नहीं है। ये मत सोचो कि आप आईएएस बन गए हो और किसी बेकार नेता के अंदर काम कर रहे हो। भाई वो नेता बहुत समझदार है, ठीक है ना? आपको अगर 10 लोगों को कन्विंस करना हो, आप 10 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाओगे। उनको बोलो कि भाई राइट्स रोक लो, गंदगी मत फैलाओ, स्वच्छता अपनाओ, आप नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो लोग पूरे समाज से वोट ले लेते हैं। उनको पता है कि पब्लिक साइकोलॉजी से कैसे खोलना है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और इसीलिए वो पावरफुल पोजीशन में है। और जनता इग्नोरेंट है, इसलिए अपना खुश रहती है। जिस दिन जनता समझदार हो जाएगी, उस दिन इनसे क्वेश्चंस करेगी। ह्यूमंस सी व्हाट दे वांट टू सी, ये तो एक बहुत ही कॉग्निटिव बायस होता है कि हम जैसा देखना चाहते हैं चीज़ों को, जैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, हम वैसा ही इंटरप्रेट करते हैं।